उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों में बहुत सारी घटनाएं हुई और साल तो बदल गया, लेकिन हालात कितने बदले ये एक सवाल हो सकता है। लेकिन आगामी वक्त में बहुत जल्द देश में आप सियासी समर देखेंगे। पहले जो घटनाक्रम घटा बीते कुछ महीनों में, वो कितना फर्क डालेगा, और जो लास्ट वाला ये घटनाक्रम अंकिता केस में नए खुलासे और उसके बाद सीबीआई जांच की संस्तुति, ये कितना फर्क डालने वाला है, कितना माहौल बदला है। क्योंकि जन आक्रोश और जनता के मुद्दों की बात पर क्या अब हम सबको बात करनी चाहिए, वो चीजें शुरू हो गई हैं। चुनावी बातचीत अब शुरू हो जाएगी, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कितने बदला माहौल और सियासी सामाजिक दोनों, और 27 से पहले क्या होंगे चुनाव, तो फिर कैसा रहेगा मंजर, और 27 में हुए भी तो फिर किसको फायदा मिलेगा, किसको नुकसान झेलना पड़ेगा, ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे। और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कुछ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय कराता हूं और चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आयुष शर्मा जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, बीते कुछ घटनाक्रम को आप अगर देखेंगे, प्रदेश में बहुत ज्यादा हलचल देखने को मिली, पहाड़ से लेकर मैदान तक, वो विधानसभा सत्र से लेकर पहाड़ बनाम मैदान की स्थिति, और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखी है। और अंकिता केस सब तो इसमें हलचल अभी भी चली रही है। लेकिन इन सबका मैं ये जानना चाहता हूं कि कितना माहौल सियासी और सामाजिक तौर पर बदलता हुआ आप देख रहे हैं, क्योंकि हम अब चुनावी उस बेला पर चल पड़े हैं, मुझे ऐसा लगता है, जहां सब विधानसभा में अपने अपने नेता पार्टियों की वो तैयारियां कर रहे हैं ना। तो कितना फर्क रहने वाला है आपको दिखता है अंकिता केस के बाद? पंकज भाई, देखिए, घटनाक्रम तो उस दिन से बहुत तेजी से बदले थे जी। जब एक मंत्री ने सदन में कुछ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। आपको याद होगा वो भी दिन, और तमाम सोशल मीडिया में वो चीजें बहुत तेजी से उठी थी। और देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि पहाड़ के स्वाभिमान की लड़ाई, उस टाइम भी यही चर्चा चल रही थी। और उसके बाद लगातार अंकिता भंडारी तो 22 में हुआ था, लेकिन उसमें 3 लोगों को सजा भी हो गई थी 3 साल बाद, पिछले साल। और आप ये देखें कि पिछले 1 महीने का जो घटनाक्रम था, वो जो ऑडियो वीडियो उर्मिला सनावर, सुरेश राठौर, इनके जो जारी हुए, वो जो ऑडियो ने पूरे का पूरा उत्तराखंड का माहौल गर्म कर दिया। और निश्चित तौर पर जब अगले साल चुनाव हो, लेकिन जो मेरी जानकारी कहती है चुनाव इसी साल होंगे, चाहे वो नवंबर में हो या दिसंबर में हो, लेकिन इसी साल होंगे, क्योंकि उसके बाद जनवरी से कुंभ का दौर शुरू हो जाएगा। ये आप सबको संज्ञान लेना चाहिए। तो वो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि वो आशंका तमाम विपक्षी दलों को भी है कि चुनाव जल्दी हो सकता है। इसलिए सबने अपने अपने हथियार पहने कर लिए, और उन पहने हथियारों के साथ वो सरकार के ऊपर आक्रमण करने का कोई मौका छोड़ नहीं रहे। आप ये देख लीजिए कि अंकिता भंडारी वाले मामले में अचानक से सारे आंदोलनकारी ताकतों का और जो हाशिए में पड़े हुए दल हैं, इन सब का एक साथ जुट जाना आपको कुछ और संकेत कहता है। पिछले ये जो रविवार कल गया, उससे पिछले रविवार यानी 4 तारीख को जो सड़कों पर हुजूम निकला देहरादून की, वो उसी समय की याद दिलाता है जो उत्तराखंड आंदोलन में निकलता था। ऐसा हुजूम केवल कॉल होती थी, लोग कहां से आते थे किसी को पता नहीं। और लगभग वही मंजर इस बार पिछले से पिछले रविवार को था कि कॉल हुई और लोग जुट गए। और कल की घटना भी बता रहा हूं, जब बंद की कॉल थी तो जो मैदानी इलाके थे, शहरी क्षेत्र थे, उनमें उस कॉल का असर हुआ ना हुआ हो, लेकिन पहाड़ में उस कॉल का असर हुआ, इसके बावजूद कि उससे कांग्रेस ने अपने को किनारे कर लिया था। कहीं कोई कांग्रेसी सड़कों पर नहीं थे,
लेकिन यूकेडी, स्वाभिमान मोर्चा और लोग, वो आंदोलनकारी ताकतें, वो तमाम सड़कों पर थी। और पहाड़ में देखिए, मैदान ही नहीं छोड़ दीजिए, पहाड़ में बंद का अच्छा असर रहा। ट्रांसपोर्ट फ्री था लेकिन दुकानें वगैरह बंद थी। तो ये घटनाएं बताती हैं कि उत्तराखंड का समाज कितना संवेदनशील है और उस संवेदना को वो महसूस करता है, वो तमाम चीजों की, जो उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि उसके स्वाभिमान पे अगर चोट हो रही है तो वो पूरा समाज उठ खड़ा होता है। और आपने देखा कि एक दिन पहले ही, परसों, मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की घोषणा कर दी, लेकिन उसके बावजूद लोग वीआईपी के नाम को जानने के लिए सीबीआई के माध्यम से सड़कों पर उतरे और उन्होंने बंद रखा। तो ये घटना देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि उत्तराखंड बहुत संवेदनशील प्रदेश है। एक तो इसलिए प्रदेश संवेदनशील है कि हर तीसरे परिवार का एक आदमी फौज में है। दूसरी चीज, अगर हम अन्य राज्यों की तुलना में देखें तो यहां साक्षरता दर ज्यादा है, नौकरी पेशे वाले आदमी ज्यादा है, नौकरी पेशा वही करेगा जो पढ़ा लिखा होगा। तो उन तमाम चीजों को देख के उत्तराखंड का जो जनमानस है वो बहुत जागरूक है। इसीलिए यहां जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो क्षेत्रीय मुद्दों की बात नहीं होती, राष्ट्रीय मुद्दों की बात होती है। विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों की बात होती है। और उसके इसीलिए यहां कांग्रेस और बीजेपी जीतती है, या तो कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी जीतेगी, उन्हीं राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर। तो वो सारी चीजें हैं। और ये निश्चित तौर पर आने वाले दिन और कठिन होते जाएंगे जब छोटे छोटे मुद्दों पर भी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ने जनता शुरू करेगी। जी पंकज भाई। जी, आपको मैं चर्चा में शामिल कर रहा हूं। बहुत बड़ा संघर्ष महिलाओं का प्रदेश में रहा है। प्रदेश बनाने से लेकर अब तक महिलाएं संघर्षरत रही हैं और आगे भी मुझे लगता है कि जैसा हमने अभी हाल फिलहाल में देखा है कि महिलाएं आगे हैं हर संघर्ष में। लेकिन मैं थोड़ा सा बदलाव को लेकर और सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को लेकर बात करना चाहता हूं आज, कि कितना बदलाव महिलाएं देख रही हैं, उनके जीवन में आया, उनके लिए काम हुआ प्रदेश में, कितना राजनीति के लिए काम हुआ, यानी कि बीजेपी कांग्रेस को अगर हम देखें और उत्तराखंड क्रांति दल जो अभी स्वाभिमान मोर्चा को देखें तो कितना बदल रहा है, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है। जैसे शर्मा जी ने कहा कि इसी साल लास्ट तक हम चुनाव देखेंगे। देखिए, अगर आप बदलाव की बात करें पूरे उत्तराखंड के अंदर, तो बदलाव इन राज्य बनने के बाद कोई बहुत बड़ा बदलाव आप पर्वतीय इलाके में देखें तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। जिस पहाड़ी राज्य को यहाँ की जनता ने मांगा था, उनका एक भी मुद्दा पूरा नहीं हुआ, चाहे वो गैरसैंण राजधानी हो, महिलाओं की 90% भागीदारी में उन्होंने कहा था कि यहाँ से शराब बंद होनी चाहिए, नशा मुक्त उत्तराखंड राज्य की मांग महिलाएं कर रही थी अपने बैनरों के साथ। हमारे युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, पलायन रुकना चाहिए। पलायन तो नहीं रुका, मगर तिगनी चौगनी वेग से पूरा पहाड़ खाली हो गया, मैदानों में आके समा गया। तो मेरा कहना है कि आज तक शिक्षा के सवाल को लोगों ने उठाया था, रोजगार के सवालों को उठाया था, स्वास्थ्य के सवालों को उठाया था। आज वो सारी चीजों पे लोग अलग अलग कोनों पे आंदोलन कर रहे हैं। और हमारे जंगल, पानी, जमीन जो हमारे प्राकृतिक संसाधन थे जिनका उपयोग हमारे लिए होना था, उनको आपने पूरे माफियों को और बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों पे उनको सौंप दिया पूरी तरीके से। तो ये परिदृश्य है पहाड़ के पूरे इन 20 सालों के विकास का, जिसको आप कहें। हाँ, विकास जरूर हुआ कि हमारे बीच में जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पे भेद किए गए, हमको बांटा गया। औरतों की जो स्थिति थी, जो उत्तराखंड की महिलाएं जुझारू महिलाएं मानी जाती थी, संघर्ष करने वाली महिलाएं मानी जाती थी, जो जंगल, पानी, जमीन के लिए लड़ाई लड़ती थी अपने गांवों के अंदर, आज वो भी उन मुद्दों को न मांगते हुए अपनी सुरक्षा की बात कर रही है। अगर आप अंकिता भंडारी का केस देखें तो आज हर महिला अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है, उसको सुरक्षित महसूस नहीं कर रही किसी भी तरीके से। सवाल बीजेपी के, अगर हम राजनीतिक दलों का सवाल करें तो राजनीतिक दल जितना ज्यादा महिलाओं को अपने भावनात्मक रूप से खींचने में कारगर रही है, जब से वो यहाँ सत्ता में आई है उत्तराखंड के अंदर या देश के अंदर भी, सबसे ज्यादा महिलाओं को उन्होंने अपने ओर आकर्षित किया। क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं, पूजा पाठ करने वाली होती हैं, उनके पास बहुत बड़ा दायरा नहीं होता है पहाड़ की महिलाओं के पास। उनको
सामूहिक रूप से गाना बजाना अच्छा लगता है, तो उनको दरी चिमटा ये पकड़ा के उनके उस शौक को पूरा किया गया। वोट के नाम पर उनको कभी आप अयोध्या ले गए, कहीं आप प्रयागराज ले गए, कहीं गाड़ियां लगा दी गांव के गांव में, आप उनको उस तरीके से आपने, तो मतलब उनकी भावनात्मक चीजों को आपने कैसे इस तरह से मैनेज किया कि उनकी जो मूल समस्याएं थी, आज भी महिला की सबसे बड़ी समस्या पहाड़ के अंदर क्या है, घास चारा पानी लेने के लिए घर से बाहर नहीं निकल सकती है। आज भी आप पूरे पहाड़ में देखते हैं कितना बड़ा आतंक है बाघ का, खेती के लिए भालू और सुअर और बंदर उसको परेशान कर रहे हैं। तो ये तो पहाड़ी इलाके का सवाल है पूरी तरीके से। तो ये सारी चीजें राजनीतिक पटल पे इस समय बहुत बुरी स्थिति से मतलब मुझे लगता है भाजपा सरकार को झकझोर रही है महिलाएं। और अंकिता का सवाल जब उठाया तो उनको लगा कि हमारे आप सम्मान पे और हमारे सम्मान पे बहुत बड़ी चोट लगी है, महिलाओं को लगता है। और आप ये देखिए कुछ नेता हो सकते हैं भाजपा की महिला नेत्री जो भाजपा के पक्ष में बोल रही है, सड़कों पे नहीं आ रही है, नहीं तो आम महिला इस समय अंकिता भंडारी के साथ खड़ी है, उसके न्याय के साथ खड़ी है। चाहे वो सड़कों पे उतना नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन तन मन धन से वो उस समय अंकिता के सवाल पे, तो ये सवाल आज पॉलिटिकल सवाल बनने की ओर बढ़ रहा है कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं इस समय आप अगर कहते हैं तो जो दूसरे विपक्षी राजनीतिक दल हैं वो भी उसका लाभ उठाना चाहते हैं। इस समय जो पूरा मुद्दा उठा हुआ है, मतलब आप किस तरह से प्रश्न कर रहे हैं मैं नहीं जानती, इस समय मैंने प्रश्न को पूरी तरह से नहीं सुन पाया, मुझे मेरा नेट थोड़ा सा वो कर रहा था मुझे परेशान। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस समय दोनों राजनीतिक दल कहीं ना कहीं आपस में एक टकराहट की स्थिति में तो है। एक सोच रहा है मैं आगे बढ़ जाऊं, दूसरा सोच रहा है मैं आगे। तो ये देखो राजनीतिक दल जो है वो चुनावी राजनीति को लेते हुए आगे बढ़ेंगे, और हमारे जैसे आंदोलनकारी संगठन, हमारे जैसे जन संगठन मुद्दे को अपने साथ पकड़ते हुए हम उसको न्याय तक ले जाने की कोशिश करते हैं पूरी तरह से मुद्दे को। आज भी हमने जो इस पूरे आंदोलन को आज भी जिंदा रखा है, उसके पीछे सीधे सीधे ये है कि वीआईपी कौन था। जब तक हम उसकी तह पे नहीं पहुंचेंगे कि मूल अपराधी कौन था, और मूल अपराधी तक हम तभी पहुंचेंगे जब हम साक्ष्य मिटाने वाले तक पहुंचेंगे। और जब हमारी ये जो पूरी जो जांच चल रही है सीबीआई की जांच बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए है, मगर वो तब महत्वपूर्ण है जब उसके केंद्र में वीआईपी होगा, उसके केंद्र में साक्ष्य मिटाने वाला होगा, और उसकी निगरानी करने वाला उसकी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज जब होंगे, तभी हमें शायद न्याय मिल पाएगा। इससे कम में हमें न्याय नहीं मिलेगा। नहीं तो ये तो लिपापोती कर देंगे, जो इस समय वर्तमान सरकार है वो तो लिपापोती करने में लगी हुई है, क्योंकि उसे न्याय अगर देना होता है वो कभी का न्याय दे देती। उसको पता है कि बहुत सारे लोग शंका के घेरे में आ गए हैं, और मुझे लगता है मुख्यमंत्री भी खुद सोच रहे हैं कि मैं भी घिर गया हूं इसमें, अगर मेरे कार्यकर्ता घिर रहे हैं तो मैं भी घिर रहा हूं, और बड़े बड़े पदाधिकारी इसके बीच में घिर रहे हैं। अब तो लोग उन पे भी उंगली उठा रहे हैं जो इनके पक्ष में बोल रहे हैं, चाहे वो दर्शन भारती हो और चाहे वो अनिल जोशी जी हो, लोग उनको भी घेरे में ले रहे हैं, यहाँ तक कि डोभाल को भी घेरे में ले रहे हैं। तो अगर ये चेहरे आएंगे तो अब देखिएगा नया चेहरा आने से भी डरेगा इसके बीच में। तो सवाल ये है कि चीजें, और ये सारी चीजें राजनीतिक तरीके से भी चल रही हैं। अगर हम सामाजिक तरह से उठा रहे हैं तो राजनीतिक लोग इसको अपना एक रूप देने की कोशिश जरूर करेंगे इस पूरी लड़ाई में, लेकिन हम सोचते हैं कि न्याय की लड़ाई है, इसमें राजनीति न की जाए उतना ही बेहतर होगा। प्रदीप जी, मैं आपको चर्चा में शामिल कर रहा हूं। बात थोड़ा सा बदलाव को लेकर मैं जानना चाहता था। पिछले हम देखते थे बीते कुछ महीनों तक बीजेपी वाले काफी सहज स्थिति में थे, कॉन्फिडेंस हाई था, कांग्रेस कहीं है नहीं, उत्तराखंड क्रांति दल का पता नहीं, और तमाम जो क्षेत्रीय संगठन या दल छोटे छोटे उनका कोई अता पता नहीं। लेकिन बीते कुछ वक्त में जो घटनाक्रम हुआ उससे ऐसा लगा कि बीजेपी तो असहज में गई, तनाव भी बढ़ा, समाज भी कंफ्यूज रहा। और हम देख रहे हैं जब कानून व्यवस्था की बात करते हैं प्रदीप जी, तो 7 महीने में तीसरी सीबीआई जांच की सिफारिश हम कर रहे हैं, हमारा प्रदेश कर रहा है। तो इससे अंदाजा लगता है कि हम ना पुलिस पर विश्वास कर पा रहे हैं, ना हम एसआईटी पर कोई विश्वास कर पा रहे हैं। तो बहुत कुछ बदल रहा है। मैं जानना चाहता हूं आपके चश्मे से, नजरिए से, कि सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और मेरे प्रदेश की जनता के हित के तौर पर क्या बदलता हुआ दिख रहे हैं, कितना बदलाव हो रहा है? देखिए पंकज जी, बदलाव की अगर आप बात करेंगे तो बदलाव तो हुआ है प्रदेश बनने के बाद। जो पहले 10 रुपए की रिश्वत खाई जाती थी वो 70-80 रुपए खाई जा रही है।
प्रतिशत में बदलाव आया है। जो विश्वास की बात है, जो पुलिस का पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था, वो पुलिस आज जो है अपनी जो है पार्शलिटी जिस प्रकार से करती है कि किसको सिफारिशों के ऊपर जिस तरह से काम चल रहा है, सरकारों के ऊपर या पार्टियों के या दलों के उसमें जिस प्रकार से काम चल रहा है, किस पे कौन सी धारा लगनी है, कौन किस परिपेक्ष में जाएगा, वो साफ के साफ मतलब पब्लिक में। मैंने स्वयं माननीय मुख्यमंत्री को इस तरह के सुझाव दिए हैं कि आपको इनको कसना पड़ेगा, गृह सचिव को कसना पड़ेगा कि मतलब पुलिस या कार्रवाई में अगर पक्षपात होगा तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का सवाल खड़ा होता है। अगर जो एसआईटी की बात है तो ये इसलिए आते हैं कि अभी आपने प्राधिकरण का मामला देखा होगा कि किस तरह से कप्तान ने वहां पे एक छोटे से कर्मचारी के साथ किस तरह की हरकत करी और वहां से जो है प्राधिकरण ने उस पर किस तरह परिणाम दिए। दिक्कत क्या है कि कई लोग इसलिए प्राधिकरण में शिकायत की डालते हैं कि कहीं बाद में हमें दिक्कत ना आ जाए। दूसरी बात, प्रदेश बनने के बाद जिस परिप्रेक्ष्य में हमें आगे बढ़ना चाहिए था उस दिशा में हमने काम नहीं किया। बदलाव आया है, सड़कों का जाल फैला है, वो बदलाव आया है। प्रमोशन जो जो बिल्कुल जो पटवारी था वो एसडीएम बन गया है, ये बदलाव आया है। जो बिल्कुल सामान्य जेई था वो जो है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर तक पहुंचा, ये बदलाव आया है। सामान्य सचिव जो है वो प्रमुख सचिव और मुख्य सचिव बन के निकले, ये बदलाव आया है। लेकिन अगर बदलाव नहीं आया तो हमारे जैसे जो सामान्य जो जीवन जिसको जो उम्मीद थी कि 9 जिलों में कुछ बदलाव आएगा, लॉ एंड ऑर्डर में जो सुरक्षा और सुरक्षा की जो भावना होगी वो बदलाव आएगा। अब अगर हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम जब कुछ बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि हम नकारात्मक बात कर रहे हैं, लेकिन क्या समीक्षा नहीं करनी चाहिए? हमें समीक्षा करनी चाहिए क्योंकि अब देखिए मेरे से ज्यादा अनुभवी तो शर्मा जी ने पूरी अपनी एक एक कलम से सारी चीजें लिखी हुई है, देखी हुई है, मौकी है। इन लोगों ने आज जो संघर्ष करने वाले लोग हैं वो हाशिए पे हैं। आज संघर्ष करने वाले लोग जो हैं वो हाशिए पे हैं। अगर वो जो मतलब आप ये देखिए भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, जब जब जिसकी सरकारें रही हैं सब अपने अपने चश्मे से उस उत्तराखंड को किसी ने ऊर्जा प्रदेश बनाया, किसी ने पर्यटक प्रदेश, किसी ने हर्बल प्रदेश बनाया। हमारे प्रदेश का एक विजन डॉक्यूमेंट नाम की चीज नहीं थी। मुझे फिर वही गलत कहना पड़ता है। मैं अभी किसी को कह रहा था कि मैं अपने प्रदेश की कुंडली बनवाऊंगा मैं, कि इसकी आधारशिला आखिर रात 12 बजे साला कौन सा शपथ ग्रहण हुआ है। मैं क्षमा के साथ चाहूंगा, मैं क्षमा के साथ चाहूंगा। 12 बजे शपथ ग्रहण का मतलब यह है कि सुबह कोई मेरा पर्चा ना छीन ले, अभी शपथ ग्रहण करवा दो। मतलब उसकी आधारशिला जिसकी आधी रात में रखी जा रही हो। अब मुझे लगता है कि हमसे कहीं चूक हुई है, उनसे चूक हुई है। तो आज समीक्षा करने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री से मैं बड़ा मुझे फिर दया आ रही है कि माननीय मुख्यमंत्री कुछ सलाहकार थे, जैसे कौन रहे होंगे, जैसे उनके माता पिता को यहाँ बुलाया, यहाँ ना बुलाते सीधे उनके घर जाते, उसका एक अलग इंप्रेशन पड़ता उनके ऊपर। और वहां उन्हें बता दे कि माँ जी पिताजी उनको बता दे कि बाबू जी आप जो है एक एप्लीकेशन अपने वकील से हाईकोर्ट में दिलवाइए, तो इसमें केस में गंभीरता आएगी। और उसमें भी खाली ये नहीं कि सीबीआई जांच कराइए, उसमें ये बोलना चाहिए था कि जो सजा हो चुकी है उस मामले से इतर हटके, उस मामले से इतर हटके वीआईपी की खोज के लिए ये जो है सीबीआई जांच होगी। क्यों, किसने कॉन्स्पिरेसी रची थी है? कहीं ऐसा ना हो जैसे मैं अखबार में पढ़ रहा हूँ, वकीलों का मैं बयान सुन रहा हूँ कि इससे उनकी जमानत हो जाएगी अगर वो कंक्लूड कर दिया। अनिल जोशी जी पद्मश्री लेके आते हैं, 15,000 पेड़ जो है मोड़ में काटे जाते हैं, वो रजाई ओढ़ के सोए रहते हैं। 5,000 पेड़ सहस्त्रधारा रोड में कटते हैं, वो कंबल ओढ़ के सोए रहते हैं। वो पद्मश्री नहीं, वो पद्म भूषण की लड़ाई में चल रहे हैं। मुझे बड़ा दुख होता है जब इतने पढ़े लिखे लोग अगर प्रदेश के उसमें, और खासकर जब आप पर्यावरण कह रहे हैं और खुद को आप पर्यावरणविद भी कह रहे हैं, जनता तो कह ही रही है, तो कहीं ना कहीं आप एकदम इस मामले में कूदे थे। तो अगर वकील ने वहां कह दिया, उनके अपोजिशन वाले वकील ने कि हु आर यू, हु आर यू, आप कैसे इसमें कर रहे, चलिए आपका तो कोई मामला ही नहीं है, वो वही खारिज हो जाएगा। या जज ने कह दिया 1% अगर कोई ऐसे पीआईएल भी होती 1%, वो फिर जज के दिमाग के ऊपर है कि वो उनको ले न ले। जज ने तो खुद ही लिखा हुआ है कि वीआईपी का हिसाब किताब था, तो जज साहब को भी उस समय लिखना चाहिए था कि भाई ये क्वेरी भी साथ साथ चलती रहे। लेकिन सवाल खड़े हैं विकास को लेके, पलायन को लेके, पूरी सब चीजों को लेके। जी अरुण शर्मा जी, मैंने एक बात कही ना कि विश्वास क्या होता है प्रदेश की सरकार पर, प्रदेश की पुलिस कानून व्यवस्था पर, न्याय पर, वो विश्वास क्या मैं एज ए युवा ये कहूं कि डगमगाता हुआ दिखा। आज हम सरकारों पर विश्वास होता नहीं देख रहे हैं, चाहे विपक्ष करे, चाहे सामाजिक संगठन या महिलाएं जो भी हैं। आज हम देख रहे हैं कि पुलिस उस तरीके से काम नहीं कर पा रही है। उस मामलों में तो पत्रकार खबर दिखाता है, रात को उठा लिया जाता है, गिरफ्तारी हो जाती है। कुछ में इंतजार किया जाता है, भाई सबूत लेकर आएंगे लोग, खुद आएंगे, पेश होंगे। जब बात एसआईटी के गठन की आती है, उस एसआईटी जिस पर सारे पूरे देश को भरोसा अपने अपने राज्यों में करते हैं लोग, वहां पर विश्वास नहीं करते हमारे यहाँ के लोग।
तीसरी बात ये कि अभी जिस केस की बात हो रही है उस केस में जो कहा गया कि एफआईआर दर्ज हुई है, जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, उस पर पता लगा कि आईपीसी की धारा में केस हुआ और बीएनएस की धाराओं में नया मुकदमा दर्ज हुआ है। अभी कोई वकील साहब मुझे कह रहे थे कि ये तो टिक ही नहीं पाएगा मामला। अब थोड़ा साफ कीजिएगा सर। नहीं, देखिए, नए मामले जितने भी है वो तो बीएनएस के तहत ही दर्ज होने हैं, क्योंकि जब कानून में आमूलचूल परिवर्तन किया गया तो स्वाभाविक बात है कि जिस कानून को संविधान ने मान्यता दे दी, पार्लियामेंट ने मान्यता दे दी, राष्ट्रपति ने मान्यता दे दी, तो अब जो भी नए मामले होंगे उसी के अनुरूप दर्ज होंगे। एक बात। दूसरी चीज देखिए, ये एक चीज ध्यान कर लीजिए पंकज भाई, ये बहुत छोटा प्रदेश है, केवल 13 जिलों का प्रदेश है, और 13 जिलों में स्थिति यह है कि जहां हर स्थानीय नेता के संबंध प्रदेश स्तर के नेताओं से होते हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हो या अपोजिशन के हो, तमाम लोगों के आपस में संबंध है। एक बात। दूसरी चीज, आप सीधे सीधे किसी घटना के लिए पुलिस को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि मुझे यह विश्वास है कि हमारे यहाँ के अधिकांश जो पुलिसकर्मी है वो बहुत सक्षम है और अच्छे हैं। इसीलिए हमें मित्र पुलिस कहा जाता है कि जिस तरह अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि और उत्तराखंड पुलिस की छवि में जमीन आसमान का अंतर है, और यह अंतर जो यहाँ के पुलिस प्रमुख रहे 25 सालों में, उनके द्वारा धीरे धीरे बनाया गया। हमारे यहाँ की एसडीआरएफ का जवाब नहीं है, रोज कितने रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहे हैं, और आप ये लगाइए कि कितने लोगों की जान वो रोज बता रहे। तो हम सीधे सीधे देखिए, किसी एक आदमी के दोषी होने का मतलब नहीं है ये पूरा महकमा खराब हो गया। हो सकता है इस महकमे में भी कुछ लोग खराब हों, कुछ लोग बदतमीज हों, कुछ लोग रिश्वतखोर हों, बिल्कुल हो सकता है। और कई जगह पे जो भूमि घोटाले सामने आए हैं वो तो राजस्व के बिना मिली भगत के आ ही नहीं सकते, पुलिस और राजस्व के। अब अगर ये जो आत्महत्या हुई है हल्द्वानी में, इसी को देख लें आप, उसका अगर इकबालिया बयान देख लें, जो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो उसमें तो खुद किस किस पुलिस वाले का नाम लेके बताया। ये भी बताया कि वो 4 महीने से चक्कर काट रहा था, ये भी मांग की कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये भी उसने बताया। लेकिन एक बात सुनिए, भूमि की धोखाधड़ी बिना राजस्व विभाग के बिना मिले हो सकती है क्या? संभव है? नहीं, हो ही नहीं सकता। देखिए, एक हर चीज का एक सिस्टम है। दूसरी चीज, वो कहता है कि एसएसपी ने नहीं किया, कोई मामला एसएसपी के पास भी हो गया, एसएसपी नहीं किया। लेकिन हमारे यहां का सिस्टम क्या है कि आप किसी को अगर दे देंगे जांच के लिए, तो आप क्या होता है कि एसएसपी ने उसी जांच को फॉरवर्ड किया एसपी के पास, एसपी ने सीओ के पास, सीओ ने कोतवाल के पास, कोतवाल ने संबंधित चौकी को, और फिर नीचे से ही वो रिपोर्ट बन के आती है। ऐसे ही विकास कार्य में होता है कि ऊपर अगर आप मुख्य सचिव को या मुख्यमंत्री कोई चीज देंगे तो वो शहर के नीचे तक आएगी, सेक्शन तक, और सेक्शन से रिपोर्ट बनकर जब ऊपर जाएगी तब वो चीजें होती है। एक सिस्टम है। हो सकता है इसमें नीचे वालों ने एसएसपी को गुमराह करके रखा हो सकता है या नहीं हो सकता इस मामले में। एक बात कह रहा हूं मैं, जब नीचे से जो रिपोर्ट भेजेंगे वो तो वो मानेगा ना कि मेरे अधीनस्थ ने भेजी, वो उसके ऊपर डिपेंड है। आप ये सोचिए, किसी शिकायत में क्या एसएसपी खुद घटनास्थल पे जाता है जांच करने? बहुत रेयर केसेस में। तो वही स्थिति यहां है। लेकिन एक चीज बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, क्योंकि चुनाव मैंने कहा कि मुझे लगता है दिसंबर तक हो जाएंगे, जनवरी से कुंभ है, तो जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे विरोधी दल अपने हथियार पहने कर रहा है, ताकि वो सरकार को मजबूत लड़ाई, सरकार के खिलाफ मजबूत लड़ाई के लिए तैयार हो सके। जी पंकज भाई। मोहन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। स्वागत है सर आपका भी, पहली बार आपसे मेरी मुलाकात हो रही है ऑनलाइन। मैं जानना चाहता हूं कि कैसे आप देख रहे हैं प्रदेश को। बीते कुछ वक्त में बहुत सारी चीजें, घटनाक्रम हमने देखा है
चुनावी दहलीज पर हम खड़े हैं। अरुण शर्मा जी ने तो कह दिया कि इसी साल चुनाव होगा, फिर कुंभ का मेला, लेकिन उस बीच क्या हम ये कह सकते हैं कि सब ठीक ठाक चल रहा है, मुद्दे सही हैं, जन मुद्दों को जगह मिल रही है, जन आक्रोश जो देखा गया उस जन आक्रोश का कितना बदलाव आप देख पा रहे हैं, राजनीतिक भी और सामाजिक? देखिए, ऐसा जन आक्रोश तो मैंने उत्तराखंड आंदोलन में देखा था। जब इस प्रकार के आंदोलन में हम भाग ले रहे थे तो जनता खुद सड़कों पे आई थी और खुद तादाद में आई थी। आज एक बार फिर अंकिता के बारे में 3 साल चुप रहने के बाद जनता को जब एक बात सूत्र ये पता चला कि भाई ये वीआईपी कोई है और उसका नाम दर्शन भारती जैसे लोग सामने लाए एक उर्मिला सनवारकर के वीडियो के माध्यम से, तो जनता में एक बार उबाल आया कि ये वीआईपी को बचाने की कवायद है। और जैसा मेरे भाई अरुण शर्मा जी कह रहे थे, अभी थोड़ा मैं देर से आया, उन्होंने कहा कि ये विरोधी दल, हाँ राजनीतिक रूप से तो हर कोई अपना अपना फायदा उठाना चाहेगा, लेकिन इसे राजनीति के हिसाब से ना देखा जाए, क्योंकि ये जन आंदोलन है, पूरा जन, मतलब कोई किसी पार्टी का भी है, वो इस मामले में उसका पूरा योगदान है। इस मामले को लेके नहीं कहा था, हाँ मैंने इस मामले को लेकर, मैंने एक जनरल बात कही, मैंने खुद कहा मैं देरी से आया हूं तो, लेकिन मुझे पूरा नहीं पता, लेकिन जैसा मैं समझा तो ये ऐसा आंदोलन बन गया कि भाई अब वीआईपी का नाम सारा जनता सड़कों पे है, और साथ साथ लगातार ऐसे संदेह की बात हो रही है। पहले दर्शन भारती का उदय हुआ, फिर हमारे पर्यावरणविद चमोली जी का हुआ, तो भाई ये एकदम संदेह और लोगों में बढ़ गया है कि भाई इसके पीछे आज की कवायद भी ये चल रही है कि उनको बचाया जाए, जबकि होना ये चाहिए था कि भाई आपके उसके अंकिता के माता पिता ने जो चिट्ठी लिखी है उसी चिट्ठी को आधार मानकर एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा हुआ। तो ये जो जनता में अगर संदेह रहेगा, इस संदेह को दूर करना सरकार की जिम्मेवारी है। इस संदेह को अगर दूर ना किया तो निश्चित रूप से और भी ये आंदोलन और भी तेज होगा। और जो कह रहे थोड़ा सा सवाल ना और ब्रॉडर लेवल पर थोड़ा सा पूछना चाह रहा था, मैं जानना चाह रहा था, चलिए मैं आपके पास आऊंगा, वक्त मिलेगा तो। प्रदीप जी, मैं आपके पास आता हूं। मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी सभी लोगों ने कहा कि ऐसा तो हमने तब देखा था, किसी ने कहा 94 में देखा, किसी ने कहा उस समय देखा, आंदोलन के समय देखा। ऐसी स्थिति क्यों बन रही है इतने वक्त के बाद, जब हम अब रजत जयंती मना चुके हैं, जब हम सारी चीजों में हम अपने आप को सक्षम बता रहे हैं, हमारे पास मैन पावर भी है, हमारे पास ये भी है, हमारे पास वो भी, लेकिन हम फिर आंदोलन की राह पर वो जन आक्रोश देख रहे हैं जो जगमोहन जी कह रहे हैं, या इससे पहले आप लोगों ने कहा। क्यों? कहीं विश्वास की कमी है सरकारों में, कानून व्यवस्था के मामले में, पुलिस में, और न्याय के मामले में नहीं कोई ऐसा न्याय मिल पा रहा है, इसलिए क्यों ऐसी स्थिति बनी? प्रदीप जी। देखिए पंकज जी, इसमें ऐसा है कि कुछ चीजें ऐसी आई हैं समय समय पे, बीच में ऐसे विवादास्पद जो घटनाएं घटी हैं जिनमें निर्णय नहीं मिल पाया, जिसमें सरकारों ने इनिशिएटिव लेने में समय लगाया, जिसमें जो है राजनीतिक पार्टियों दलों के लोगों को सम्मिलित पाया, तो ये सब सवाल खड़ा कर देती हैं। और लगातार अगर आप देखें, अगर आप सीबीआई जांच विभाग भले हम सुन रहे हैं क्योंकि इसलिए कि हम उसे न्याय दिलाना चाहते हैं, और अगर मैं दूसरे परिप्रेक्ष्य से बात करूं, आज उत्तराखंड मूवमेंट को आज 30 साल से ऊपर हो गए, मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को क्या 30 सीबीआई सजा दिला पाई? हमारे हाथ तो आज भी खाली है। तो न्याय सुनने वाले वो तो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन क्या है कि विश्वास तो करना पड़ता है। अब चाहे वो एसआईटी हो, सीबीआई हो, हम लोकतंत्र के दायरे में रह के सरकार से जो मांग कर सकते हैं, लेकिन ये गुस्सा इसलिए ज्यादा फटा है कि सरकार ने रिएक्शन लेने में, अपनी जो बात रखने में, बात को समझाने में बहुत देरी करी। उल्टा उसमें जो उनके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं वो अनर्गल बयानबाजी देते हैं। बल्कि मैं तो दूसरी दृष्टि से कहना चाहता हूँ, फरमा जी अगर आप मैं इनकरेक्ट होगा तो आप करेक्ट कराना मुझे, कि लोग कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए अंकिता में। राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? राजनीतिक दल की जिम्मेदारी क्या होती है? राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी शर्मा जी यही तो होती है कि वो जन मुद्दों को सामने लेके आए। हम तो लोकतंत्र की तरह, सामाजिक संगठन की तरह आवाज उठा सकते हैं, और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है, चाहे वो किसी भी दल का हो, कि अगर समाज में, प्रदेश के अंदर किसी मुद्दे को हाशिए पर ले जाया जा रहा है,
किसी चीज का जो है वो हो रहा है, तो वो राजनीति चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी हमारे को है, उनको तो उनकी जिम्मेदारी है ये उठाना, मुद्दों को उठाना और मुद्दों को तह तक ले जाना। सामाजिक संस्थाओं की बात कितनी सुनेंगे, वो तो विधानसभा में कह के कम से कम उनकी बात तो सुनी जाएगी, हम तो बारी बार चिल्ला सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है हमें कवरेज उतना नहीं मिलेगा जितना एक विधायक और एक नेता प्रतिपक्ष को मिलेगा। गलत कह रहा हूँ शर्मा जी में? तो राजनीति भी लोग गलत कह रहे हैं, राजनीति नहीं, उसमें राजनीति होनी चाहिए, राजनीति को राजनीति, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के साथ, ईमानदारी के साथ। अनिल शर्मा जी, छोटे शब्दों में जवाब चाहूंगा, आप इस बात का भी जिक्र कीजिए। मेरे को थोड़ा सा ये घटनाक्रम जो हुआ या भी जो हम देखें बीते कुछ वक्त में, इसका नुकसान फायदा नुकसान तो अब आपने कहा इसी साल चुनाव हो सकता है लास्ट में, तो फायदा नुकसान भी हमको देखना पड़ेगा। कि इससे पहले हमने देखा था कि कांग्रेस के संगठन काफी पीछे दिख रहे थे, जो अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए, अध्यक्ष को लेकर अलग अलग तरह की चीजें, गुटबाजी के सवाल उन पर होते थे। लेकिन अभी जो सिनेरियो बना है उसमें ऐसा लग रहा है कि बीजेपी थोड़ा बैकफुट में आ गई है। सियासी चश्मे से बताइएगा थोड़ा। और निश्चित तौर पर देखिए, जब विपक्ष के हाथ कोई बड़ा मुद्दा लगता है तो निश्चित तौर पे जो सत्ता पक्ष होता है वो थोड़ा पीछे चला जाता है। लेकिन क्योंकि अभी आपको भी इंतजार है और हमें भी इंतजार है कि कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित हो, जो अब तक नहीं हो पाई है। और अगर आपको याद हो, 3 साल करण मारा ने अपनी कार्यकारिणी नहीं घोषित करी, और उसके पहले जो गणेश गोदियाल ने बनाई थी कार्यकारिणी, आज तक वही चल रही है, और फिर गणेश गोदियाल बन गए। तो अब निश्चित तौर पर गणेश गोदियाल को अपनी कार्यकारिणी तो मिल गई, लेकिन जो प्रदेश के लिए घोषित होना है वो अब तक नहीं हो पाया। और अगर आप देखें, निश्चित तौर पर संगठन की दृष्टि से कांग्रेस भाजपा से कहीं बहुत पीछे है, दूर दूर तक नहीं है। क्योंकि भाजपा केवल वार्ड नहीं, कमेटी नहीं, पन्ना प्रमुख तक बना लेती है, जिससे उसको लोकल में संपर्क बढ़ाने में मदद मिलती है। लेकिन स्थिति यह है कि क्योंकि जो राजनीति है वो भावनाओं से भी जुड़ी हुई है, जनता की भावनाओं से जुड़ी हुई है। जनता ये फैसला करती है कि किसको जिताना है और किसको हराना है, वो भावनाओं पे होती है, व्यक्तिगत छवि पे होती है। जो पिछले लगभग 3 लोकसभा चुनाव, 2 राज्यसभा चुनाव, 2 स्थानीय निकाय चुनाव, 2 त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो राजनीति है वो भाजपा के पक्ष में जाती हुई दिख रही थी। और मोदी के नाम पे, प्रधानमंत्री के नाम पे कौन कौन और कैसे जीत रहे थे ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। मतलब पहले जो हम एनालिसिस करते थे ये सीट हार रही है, वहां उसके आसपास मोदी की मीटिंग होती है या योगी की मीटिंग होती है, वो सीट निकल जाती। ये आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। तमाम ऐसी सीटें जो पहले से हम मान के बैठे थे इस बार ये चुनाव में हार जाएंगे, लेकिन वो जीत गए अप्रत्याशित रूप से। तो निश्चित तौर पर अगर सांगठनिक दृष्टि से देखें तो आज भी भाजपा कांग्रेस से आगे है। लेकिन अगर जनभावनाओं की दृष्टि से देखें तो कांग्रेस इस वक्त प्लस में है, क्योंकि इस मुद्दे पे कांग्रेस ने एक बड़ी छलांग लगाई है। और जो गणेश गोदियाल है, हम लोकसभा चुनाव में उनका परफॉर्मेंस पौड़ी के अंदर देख चुके हैं। तो गणेश गोदियाल एक जमीनी नेता के तौर पर जाने जाते हैं, जनता के बीच में लोकप्रिय है, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में लोकप्रिय है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस इस सब का लाभ उठाने की स्थिति में है। तो आने वाले समय में अगर इसी तरह वो मुद्दों को धार देते रहे तो तब तो उनको फायदा मिलेगा। लेकिन अगर वो मुद्दों से भटक के गुटबाजी में फंस गए तो निश्चित तौर पर जो हस्त्र पहले हुआ वो दोबारा होना है। जी पंकज भाई। जगमोहन जी, सामाजिक चश्मे से देखें तो जाहिर सी बात है, आप वो समाज हैं जिसके लिए आप लोग काम करते हैं या हम लोग हैं। हम वोट करते हैं तब सरकारें बनती हैं, हम वोट करते हैं तब जाके विधायक बनते हैं तो हमारी आवाज वहां वो रखेंगे, सांसद बनते हैं तो संसद में रखेंगे। तो ऐसे में मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल सिनेरियो जानना चाहता हूँ, माहौल जानना चाहता हूँ आने वाले चुनाव का, क्योंकि अब सुबह शुरू हो चुकी है। लोग तो तैयारी करने के लिए, हम लोग तो चर्चा कर रहे हैं, वो लोग अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जा चुके हैं। जितने उम्मीदवार थे वो लोग वहां लगे पड़े हैं। कोई भी छोटे से छोटा मुद्दा, बड़े से बड़ा मुद्दा, उसे वहां पे उछाला भी जा रहा है, उठाया भी जा रहा है। कौन प्लस माइनस आपको दिख रहा है समाज के नजर से, बताइए। देखिए, अभी तक का इतिहास देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही सत्ता का वो साधारण होता रहा है। जब से उत्तराखंड बना है केवल 2 ही बने हैं। यूकेडी के 2-4 एमएलए एक बार आए, उसके बाद
यूकेडी छिन भिन हो गई। अभी भी लोगों का यही मानना है कि कांग्रेस और बीजेपी में लड़ाई है, और इस बार जो जन भावना थी वो यूकेडी के साथ भी थी, लेकिन अभी ऐसा संभव नहीं होगा कि यूकेडी एकदम लंबी छलांग लगा सके। अभी भी कांग्रेस के लोग अगर गुटबाजी छोड़कर, जिस प्रकार की अभी तक जनता के सामने गुटबाजी आ रही है, अगर गुटबाजी छोड़ दें तो कुछ आशा नजर आ सकती है। अभी जैसे अरुण भाई ने भी बहुत लंबे विस्तार से बताया कितने चुनाव में क्या हो रहा है। निश्चित रूप से अगर कांग्रेस इस मुद्दे को और ज्यादा तेज धार देगी और बीजेपी इस मुद्दे को दबाने का प्रयत्न करेगी तो कांग्रेस को फायदा निश्चित रूप से होगा। जी प्रदीप जी, छोटा सा सवाल आपसे कर रहा हूँ। एक कहावत सुनी हमने, सियासत में भी उसे लागू किया जाता है कि रोटी को अगर पलटाएंगे नहीं तो रोटी जल जाएगी, तो खाएंगे क्या? यानी कि थोड़ा सा बदलाव, थोड़ी सी चीजें ऐसी होनी चाहिए जिससे कि अगले को भी लगे कि हाँ भैया मुझे डर है, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे ये हो जाएगा, अगर मैंने रोटी पलटी नहीं तो मैं मेरी रोटी जल जाएगी, मैं क्या खाऊंगा। लेकिन हम देख रहे हैं एक जैसे हमने कुछ चुनाव का जिक्र शर्मा जी ने किया कि भाई अभी हम सुन रहे थे महेंद्र भट्ट जी का बयान, वो बोले थे मामला कोई भी हो, अंकिता वाला भी था, लेकिन जन समर्थन जो है वो तो बीजेपी के साथ ही है। ये वाला जो एटीट्यूड है, इस एटीट्यूड को देखकर क्या लगता है कि अब आपने समाज को, लोगों को, वोटर को, हम सबको, राजनीतिक विश्लेषकों को सोचना पड़ेगा कि क्या चीज हो रही है, बदलाव किस लिए चाहिए, हमको क्या चाहिए बदलाव। अब उत्तराखंड क्रांति दल को नहीं देख सकते, क्योंकि मेरी पर्सनल, मेरी निजी राय, मेरी निजी एक तमन्ना ये रही है कि एक बार तो कोई ऐसा मौका मिले कि जिसमें अपना उत्तराखंड का दल कोई नेतृत्व करे, लेकिन वो बार बार रही जाता है हर बार। पहले कुछ था भी उम्मीद है, अब तो उम्मीद नहीं है। पंकज जी, मैं इसको आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वास्तविकता ये है कि जो अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अगर आप मौन अगर उसका अवलोकन करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, तो अब भारतीय जनता पार्टी के मुझे कई कार्यकर्ता ऐसे मिलते हैं कि हमारे अध्यक्ष का बयान गलत है और ये घटनाक्रम गलत हुआ है, और यार ये तो एक बार बदलाव होना चाहिए। स्वयं भाजपा कहती है बदलाव होना चाहिए, मैं अंदर में आपको बता रहा हूँ। प्रदीप भाई वोट डाल, फिर वो कमल पे डालते हैं। मैंने कहा वोट फिर भी कमल पे डालते हैं। बिल्कुल है। और लेकिन क्या है कि ये भी सत्यता है, जैसे अभी मेहंदी रत्ता जी ने कहा कि झुकाव जो है लोगों की तरफ ऊर्जा की, यार एक बार क्षेत्रीय दल को मौका देना चाहिए। अब बशर्ते क्षेत्रीय दल की जिम्मेदारी ये है कि वो जन भावनाओं के अनुरूप जनता के सही दिशा से, अगर दिशा भटक गए तो भटकने के लिए तो कोई भी भटक सकता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर भटके नहीं तो बदलाव बिल्कुल एक वास्तविकता है। ये कम से कम ऐसी स्थिति में तो लाया जाए कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रदेश उद्देश्यों के लिए बना था, खाली मुख्यमंत्री बदलने के लिए बनेगा, मतलब ये इस तरह से लोकतंत्र में इस तरह की जो देखी जाती है ना, दूसरे को आप सही परिभाषा गठित करेंगे और अपने लिए वो परिभाषा जो है दूसरे मायनों में बताई जाएगी, तो व्याख्या जो है उस तरीके से करनी पड़ेगी। निश्चित रूप में लोगों के अंदर थोड़ा सा जो मैं देख रहा हूँ कुछ न कुछ सचेत तो दिखाई देगा आपको इसमें। चले, उम्मीद कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया आप तीनों का मुझे वक्त दिया, जगमोहन जी, प्रदीप जी, शर्मा जी, अरुण शर्मा जी, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसा दिखे जिससे प्रदेश की जनता को लगे कि हाँ वाकई में मेरे लिए काम हो रहा है, मेरी सरकार, मेरे लिए पुलिस, मेरा कानून, मेरे को न्याय मिल रहा है। ऐसा कुछ होना चाहिए। असमंजस और कंफ्यूजन में जनता नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इसी उधेड़बुंद में तो उत्तराखंड लिया गया, तो लेने के बाद भी अगर वही पुराना दौर देखने को मिलेगा, जैसे लोग कह रहे हैं कि हमने तो 94 में देखा था, उसमें उत्तराखंड आंदोलन की मांग हुई थी, उसमें ऐसा फिर ऐसा हो रहा है सड़क, ऐसा क्यों? ये स्थिति नहीं बननी चाहिए। देखो, ये स्थिति न बने इसके लिए क्या होना चाहिए? इस पूरे प्रकरण में अब बीजेपी की स्थिति क्या है, कांग्रेस कहां पर खड़ी है, उत्तराखंड क्रांति दल को और क्या करने की जरूरत है जिससे कि उसके विधायकों की संख्या बढ़ जाए या फिर वो जनता का विश्वास जीत पाए? आप अपनी राय दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, जरूर उसे मैं शामिल करूंगा चर्चा में भी, और चर्चा को शेयर करिएगा ताकि लोग भी देख पाए, वो भी बता पाए कि उत्तराखंड को असल में जरूरत किस चीज की है। बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा को देखने के लिए। जय उत्तराखंड।